वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ, शेरे कायद में होने वाले जुर्म। ये देखें, पानी का बिल भरने के बावजूद सरजानी के अंदर पानी नहीं आ रहा है। जो लोग बोर्ड बनाते हैं जाली कागजात लेकर आते हैं। मैं आपको आगाह और मैं बनूंगा आपकी आवाज। केएमसी की इन्होंने पहनी हुई है। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज पर। फिर मजबूरन बंदे को कोर्ट वकील अपना अरेंज करके कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है। फेक और जाली बनाई हुई थी, पैसे लेकर, सारी चीजें लेकर। हम खुद मशवरा देते हैं कि पुलिस के पास पहले जाओ। थाना नहीं सुन रहा, आपको पता है थाने में पैसे चलते हैं। उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एफआईआर काटेगा और लोगों को उससे फायदा हुआ है। लेकिन साथ साथ जो है ना, इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। हमेशा की तरह आपने हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी अवामी मसाइल पे एक प्रोग्राम करें और आवाम के लिए, आवाम की अवेयरनेस के लिए जो है कोई ऐसा इशू सामने लेकर आएँ जिससे आवाम का फ़ायदा हो और जिससे जो है इदारों तक आवाम की बात पहुँचे। आज का हमारा एक टॉपिक जो इंतहाई अहम है वो है कि गरीब इंसान जब अपनी किसी परेशानी में थाने जाता है और एप्लीकेशन देता है, पर अफसोस उस एप्लीकेशन पे अमल नहीं होता और एप्लीकेशन देने के बाद वो अदालत से रुजू करता है, वकला बिरादरी से रुजू करता है और फिर वहाँ पर एक 22A का ऑर्डर ले लिया जाता है। आज हम जानेंगे कि 22A है क्या, आखिर 22A का मकसद क्या है और 22A क्यों ली जाती है, क्या गरीब आवाम जो है वो 22A ले सकती है और 22A लेने में अखराजात कितने आते हैं, इसी बारे में आज हम जानने के लिए कराची सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। वकला बिरादरी से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे और उनसे जानेंगे कि 22A की वजूहात, उसके मामलात और उसका प्रोसेस है क्या। रहिएगा मेरे साथ। जी, हमारे साथ एक वकील मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, वकार अहमद अब्बासी। वकार साहब, मुझे बताएं कि एक गरीब इंसान जब थाने में एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन देने के बाद जब उसकी सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद वो अदालत से रुजू करता है और एक 22A लेने के लिए। अच्छा, इस 22A का मकसद क्या है और 22A क्यों ली जाती? सर, बेसिकली ये कि जो डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज जो होता है आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट का, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई है कि अगर पुलिस जो है वो आपके किसी कोई ऑफेंस होता है या आपके ख़िलाफ़ आपका कोई जुर्म होता है और आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस सुनवाई नहीं करती, तो आप जो है वो एक 22A की पिटीशन के ज़रिए उस कोर्ट में कंप्लेन दाखिल करते हैं पुलिस और मुतल्लिका जो SP होता है या इदारे होते हैं उनके ख़िलाफ़ कि जिस तरीके से एक कानूनी तौर पे मेरी दादरसी नहीं हो रही। तो इसके तहत जो है वो फिर जस्टिस ऑफ पीस जो होता है, वो जो सेशन जज होता है वो इसमें एज ए एक्टिंग करता है एज ए जस्टिस ऑफ पीस। तो वो जो होता है वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में पुलिस को जो है वो कॉल करके और उनसे वो जवाब पूछता है कि जी क्यों आप इनकी FIR रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, और अगर रीज़नेबल जो है वो जस्टिफिकेशन वो ना दे सकें और पुलिस जो जस्टिस ऑफ पीस जो जज होता है वो देखे कि हाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है,
कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन कि जिसमें पुलिस को मदाखलत करनी चाहिए बगैर किसी वारंट को मजिस्ट्रेट से लिए, और वो पुलिस का स्वाबदीदी इख्तियार होता है कि वो उस केस को अरेस्ट भी कर सकती है, मुलजमान को FIR भी रजिस्टर कर सकती है। तो फिर जो है वो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो उनको डायरेक्शन देता है कि आप इसमें इसका 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें जो कि FIR के लिए होता है, और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो वो FIR कन्वर्ट हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो फिर वो मजिस्ट्रेट के पास अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं कि जी हम इसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि मैंने एप्लीकेशन दी थाने में, और थाने में देने के बाद मेरे उस अमल नहीं हुआ, उसकी सुनवाई नहीं हुई थाने में, मैंने अदालत से रुजू किया, किलो के थ्रू मैंने एक 22A का ऑर्डर ले लिया। अब जो मैंने 22A लिया तो थाने का जो SHO है वो इस चीज़ का पाबंद होगा कि वो FIR दर्ज करे फिर उस ऑर्डर को लेके? जी जी बिल्कुल इसी तरीके से वो पाबंद है कोर्ट के डायरेक्शन पे कि आपका 154 का स्टेटमेंट ले। जी जी, जो भी कंप्लेनेंट है या जो कोर्ट के पास दरख्वास्त गुजार है तो उसकी 154 की वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, और अगर FIR बन रही है तो रजिस्टर्ड करे, अगर वो नहीं बन रही तो अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करे। लेकिन अगर वो टोटली रिफ्यूज़ कर देता है या आपको एंटरटेन नहीं करता तो आप उसी अदालत में आकर उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह की प्रोसीडिंग करवा सकते हैं कि जी अदालत के जो हुक्म है उसको उसने ओबे नहीं किया। अच्छा, इसमें कितना खर्चा आ जाता है? सर कोर्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तो नॉमिनल से होते हैं, लेकिन वकील जो होते हैं वो एक अपनी प्रोफेशनल फ़ीस ले रहे हैं। देखा जाता है कि गरीब इंसान जो है आजकल उसकी सुनवाई नहीं होती, तो उसके लिए एक ऑप्शन बचता है वो अदालत। तो ये हमारा जो आवाम के लिए जो एक प्यारा सा मैसेज है वो ये पूछने की वजूहत यही है कि उसमें कितना खर्चा आ जाता है? अखराजात तो वकील अपने एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लेते हैं और नॉमिनल कोर्ट के अखराजात होते हैं, लेकिन बहरहाल कोर्ट आपको कहीं ये बाउंड नहीं करता कि अगर आप फ़ीस वकील की नहीं दे सकते तो आप इन पर्सन भी आ सकते हैं एप्लीकेशंस में। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो आप इन पर्सन भी अदालत को अप्रोच कर सकते हैं। कानून आपके लिए वो आपको एक रेमेडी देता है, कहीं ऐसी कोई सख्ती नहीं है कि जी आप इन पर्सन जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते। जी नाज़रीन, आपने देखा वकील साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जो है हमें अदालत से जब वो रुजू करता है तो मजिस्ट्रेट के जो थ्रू जो है वो एक 22A का नोटिस दिया जाता है थाने को, और उस पर जो है IO जो होता है थाने की वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं कि वो 154 का बयान लेते हैं पहले, और उसके बाद जिसके खिलाफ एप्लीकेशन होती है उस पर रिपोर्ट, अगर वो FIR बनती है तो फिर उसकी FIR होगी। थाने के जो पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर होते हैं वो अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराते हैं। मज़ीद किसी वकील से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक वकील और मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। क्या नाम है सर आपका? मज़हर अली शेख। से एक मेरा सवाल है कि सवाल ये है कि एक आम शहरी थाने से रुजू करता है और अपने मसाइल के लिए एप्लीकेशन देता है, उसके साथ कोई परेशानी होती है, पर जब उसकी सुनवाई नहीं होती, ठीक है, तो वो 22A ले लेता है, कोर्ट आता है वकील के थ्रू 22A ले लेता है और वो 22A लेके बाआसानी FIR दर्ज करवा देता है। तो पूछने का मकसद ये है कि इसका प्रोसेस क्या है? क्या अदालती हकामात पे जो है SHO है वो फौरी FIR कर देता है, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि वो जिसके खिलाफ FIR कर रहा है तो वो एक FIR सच की बुनियाद पे हो रही है या झूठ की बुनियाद पे? असल मसला ये है कि पुलिस यही चाहती है कि हमें पैसे मिले, पैसों की वजह से FIR नहीं काटती। हालांकि ये होता है कि आप जब थाने पे जाएं, FIR का मकसद यही होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि आप थाने को रिपोर्ट दें कि मेरे साथ ये इशू हुआ है। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। अगर वो झूठी FIR है जहाँ उसका मतलब फेक वो बोगस इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसके भी खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है 182 में, वो खुद पुलिस करती नहीं। जब पुलिस का हालांकि SHO खुद मुख्तार है FIR काटने के लिए, SHO थाने का इंचार्ज होता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो SP से परमिशन ले, वो SP का बहाना बना दें कि हमें SP से परमिशन लेनी पड़ती है। SP इसलिए उसको मना कर रहा है भाईजान क्रिमिनल FIR कम काटें, नहीं तो क्रिमिनल रेशो बढ़ जाता है, हमारे लिए मसला हो जाता है, मीडिया में आ जाता है कि भाईजान इंटरनेशनल लेवल कम्युनिटी इसको फोकस करती है कि ऐसे एरिया में क्राइम ज़्यादा है, इस इशू की वजह से फिर मजबूरन बंदे को कोर्ट वकील अपना अरेंज करके कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है, और कोर्ट ये चीज़ देखती है कि आया इसकी इन्फॉर्मेशन फेक है या जेन्युइन है, उसके थ्रू फिर वो ऑर्डर करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पुलिस स्टेशन की क्या ये जिम्मेदारी बनती है, क्या ये लागू होता है कि अगर एक एप्लीकेशन दे दी तो उसको 24 घंटे के अंदर या कुछ दिनों के अंदर, और अगर फरियादी दोबारा जाता है तो उसकी FIR दर्ज करी जाए, उसको अदालत भी आने की ज़रूरत ना पड़े?
पुलिस बेसोशो बिल्कुल बाउंड है। कोई बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसकी FIR उसी वक्त काटे। हालांकि दरख्वास्त के दिन के बाद 3-4 दिन के लिए चक्कर काटना कोई प्रोसीजर ही नहीं है। ये सिर्फ ब्लैक मेल का और कमाने का जरिया होता है कि भाईजान का आज नहीं काटेगी, SP साहब परमिशन देंगे, ये मसला देखेंगे। वो ऐसी चीज़ है ही नहीं। कानून में कहाँ लिखा है कि आप पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे? कोई FI का कानून थोड़ी, वो FI में अमेंडमेंट है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, बाद में वहाँ पे क्राइम की FIR काटी जाती है, वहाँ पे वही कंप्लेन होती है FI के अंदर। पुलिस में ऐसा सिस्टम है ही नहीं। आपके पास कंप्लेन आए, आपको काटनी है। एक बंदे की मोबाइल स्नैचिंग हो गई है तो वो बंदा फिरता रह गया, अरे मेरे FIR काटो, वो कहते हैं नहीं NC कटवाओ। NC का डेफिनेशन ही अलग है। एक वो नॉन काउजेबल ऑफेंस होता है। मिसाल आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हों, कोई आपके पेपर बाइक से गुम हो गए हो, फिर आप NC काट सकते हैं। मोबाइल स्नैचिंग में आप NC नहीं काट सकते, बाइक स्नैचिंग में आप NC नहीं काट सकते। अच्छा, जो 22A का लेटर है उस पर जब कोर्ट से थाने जाता है उस पर क्या वजाहत होती है, कुछ मेंशन करेंगे? कोर्ट के 22A में जब ऑर्डर होता है उसमें कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आज की इमीडिएटली FIR काटे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कोर्ट के ऑर्डर को भी ये नहीं सुनते पुलिस वाले। इतने पावरफुल हैं पुलिस वाले, क्योंकि वो कुछ जजेस के भी चमचे होते हैं पुलिस वाले, ऐसी बात नहीं। उनके अपने भी लिंक होते हैं, उनके टाउटिंग करते हैं। ये सिस्टम करप्शन का सिर्फ एक इदारे का नहीं, उसको दूसरा इदारा सपोर्ट जब तक नहीं करता वो करप्शन नहीं करता। आवाम के लिए कुछ मैसेज देंगे कि अगर आवाम को जो परेशानी होती है उससे आगाही के लिए आवाम परेशान ना हो, कोई भी एक खूबसूरत सा मैसेज आवाम के लिए यही है कि जब आप अपने नुमाइंदे चुनते हैं उस वक्त ये नहीं देखें लैंग्वेज का इशू नहीं देखें, उस वक्त कौमियत का इशू नहीं देखें, अपने मेरिट बना दें। जो कम से कम आपकी फ़ोन अटेंड करे उसको वोट दें ताकि आपके मसले हल होंगे। अब पुलिस तभी सुधरेगी, जुडिशरी भी तब सुधरेगी, ऐसे नहीं सुधरेगी वो भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अब्दुल फता। अच्छा फता साहब, ये बताएं कि 22A और 22B क्या कहती है? सर CRPC का सेक्शन है 22 और 22A एंड 22B। 22A में जो होती है वो FIR होती है और 22B में प्रोटेक्शन होती है। 22A हम तब फाइल करते हैं जब आप थाने पे किसी पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपसे रिश्वत तलब करते हैं। यहाँ आपके थाने वाले जो आपको प्रॉपर नहीं सुनते, यहाँ आपकी जो आपका मसला है उसको प्रॉपर ओपन नहीं करते, तो फिर जो है 22A के तहत जो है आपके पास राइट है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाके अपना वो राइट अवेल करें। जो FIR वाला राइट है वो 22A के है। फिर जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये करता है कि 22A आपकी अलाउ करके आपको सुन के फिर वो रिपोर्ट कॉल करता है थाने पर के ये बंदा आपके पास आया था, आपने इसकी FIR क्यों नहीं काटी। फिर जो है वो रिपोर्ट अपनी देते हैं। फिर उसके बाद जो जज साहब जो उनकी बातें सुन के फिर जो है वो डायरेक्शन देते हैं कि आप इनकी जो है 22A में जो FIR काटे। वो दूसरा 22B है। 22B है कि प्रोटेक्शन है। फॉर एग्जांपल कोई आपको बंदा हरास कर रहा है या आपको धमकियां दे रहा है, तो फिर 22B के थ्रू जो है आप उसको पुलिस को ये जज साहब जो है वो करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि जो आप इसको प्रोटेक्शन अलाउ करें ताकि जो है जो इसको बंदा हरास कर रहा है वो इसको हरास ना करे। तो 22A जो है वो एक्चुअली FIR के लिए होती है और 22B जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। काफ़ी जो है सिटीजन हैं ये पुलिस लेते हैं, 22A की भी लेते हैं और 22B की भी लेते हैं। वो कहते हैं कि जो हमें बंदा थ्रेट्स कर रहा है उनके लिए भी जो है प्रॉपर एक वो FIR हो, उनको जो है वहाँ पे कोर्ट में वो लाया जाए। दूसरा ये है कि जो उसको हरास कर रहा है उसको भी जो है वो जानी तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको फराहम किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी जगहों पे ना स्टे ऑर्डर किस वजूहात से लिया जाता है और किन जगहों पे ले सकते हैं? सर स्टे ऑर्डर तो ये हर जगह पर आप ले सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा राइट वायलेट हो रहा है। जब तक कोर्ट अनटिल अनलेस जब डिसाइड करे तब तक जो है आप इस मामले को रोक दें। जब देखें ना कोई फॉर एग्जांपल कोई एक बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पे जो है वो काम धड़ाधड़ चल रहा है, तो फिर आप जो है वो उसको तो रुकवाने के लिए जो फिर स्टे आप फाइल करते हैं। एक तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब तक वो प्रूव हो गया इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तब तक जो है आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जब तक ये हमारा केस डिसाइड हो तब तक जो है आप इसको जो है वो इसको स्टे करते ताकि जो है फर्दर जो है इसका काम न चल सके। फिर जो है वो कोर्ट की वो मर्जी अगर सेटिस्फाई कर रहा है अगर कोर्ट को, वो कोर्ट समझ रही है कि जब तक जो है वो बिल्डिंग बनेगी तब तक जो है इसको जो है हम स्टे कर। एक चीज़ ये पूछनी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक वाज़ेह अहकाम हैं कि कोर्ट में चाइना कटिंग में काम जो है बंद है, पाबंद है, उधर भी स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है, वो कैसे मिल जाता है?
अगर वो देखें वो फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आप वहाँ पे आप जो है वो कर देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि अभी जैसे नेस्ला टावर का मसला चल रहा था उसमें भी तकरीबन जो 24 से ज़्यादा उनके पास एनओसीज मौजूद थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस पर ऑर्डर किया गया आप तो उसको मिसमार्क कर दें, क्योंकि वो इसी तरह एनओसीज लेकर फिर कोर्ट को आके सेटिस्फाई करते हैं, कोर्ट के सामने आकर पेश करते हैं, फिर डिफरेंट जो एनओसीज लेकर वो कोर्ट को प्रूव करते हैं कि जो है ये चाइना कटिंग नहीं है, और इस तरह से फिर जो है फर्दर इस पर कोई सीपी वगैरह आ जाती है तो फिर वो आपके सामने वाज़ेह, जैसे नेस्ला टावर था उस पर 24 एनओसीज आपकी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने उनको दी थी, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको मिसमार्क करते हैं क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन बनी हुई थी। हालांकि वो आप उसकी पोजीशन देखें नेस्ला टावर की बिल्कुल जो है मेन स्पॉट पे बनी हुई थी, कोई बंदा उस पर तस्वर ही नहीं कर सकता कि ये भी कोई बिल्डिंग इलीगल हो सकती है। तो ये हमारे इदारों का काम है वो जो जिनको एनओसीज इशू कर रहे हैं या एसबीसी का काम है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो है वो चेज़ का यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी वहाँ पे कोई वो प्रॉपर वर्क ही नहीं था, और वहाँ पे जो है वो वहाँ पे पार्किंग की जगह पे उन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया हुआ था। तो ये नहीं है कि एक बिल्डिंग एसबीसी ने वो अप्रूवल दे दी कि आपने बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग तो बन गई लेकिन उसके बाद चेक एंड बैलेंस होता है, वो डेली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो या ईयरली बेसिस पे हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको वो करना चाहिए। भाई रही चाइना कटिंग की बात, तो वो इसी तरह से जो एनओसीज लेकर कोर्ट के सामने आके वो कर देते हैं कि भाई ये हमें अप्रूवल है इस तरह से, तो लाजमी बात है फिर कोर्ट भी उस पर स्टे दे देती है कि जब तक मामला डिसाइड नहीं होता तब तक आप इसको यहाँ पे रहने दें। यानी कि यहाँ पे कहने का मकसद है कि उसको भी तस्लीम कर ही लिया जाता है, चाइना कटिंग और गोट को। हाँ वो कर लेता है, देखें क्योंकि जब यहाँ पे बंदा कोर्ट को तो नहीं पता इनके बाहर क्या चल रहा है, जब तक आप कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखें यही मामला जो मैंने आपको बताया नेस्ला टावर का, तो वही एनओसीज थी इनके ब्याह पे, वो बाद में साबित हुई कि वो जो है वो उन्होंने फेक और जाली बनाई हुई थी, पैसे लेकर सारी चीज़ें लेकर। फिर वो लाजमी बात है कोर्ट तो वो कागज़ को देखता है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहाँ पे कोर्ट में मौजूद दे रहे हैं, अगर वो इसी तरह से अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको स्टे मिल जाता है, क्योंकि स्टे जो है वो आपका एक वो राइट है, वो जब आप चाहें तब अवेल कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, 22A और 22B आपने दोनों की वजाहत दी, इस पर अखराजात कितने होते हैं? एक गरीब इंसान जब उसको थाने से इंसाफ नहीं मिलता तो वो अदालत की तरफ आता है, तो उस पर अखराजात कितने होते हैं? सर इसमें यह है कि अगर आप कोई लीगल काउंसिल अपना एडवोकेट हायर करते हैं तो वो तो डिफरेंट फीस अपने हिसाब से चार्ज करता है। अंदाज़न अंदाज़न अगर मैं एक आम वकील की बात करूं तो तकरीबन 20 से स्टार्ट होता है, 20 भी लेते हैं, 15 भी लेते हैं, लाखों में भी लेते हैं। लेकिन 22A में अगर आप इन पर्सन अगर आप इतने अफोर्डेबल नहीं, अगर आप पैसे खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे अगर वकील के लिए, तो आप इन पर्सन अपना खुद भी केस परसू कर सकते हैं। अगर आप इतने खुद को कॉम्पिटेंट समझ रहे हैं, अगर जो आपकी अंदर की बात है आप समझ रहे हैं कि अब मैं अपनी बात जो है वो अपना जो मौक़िफ़ है जज के सामने सही से पेश कर पाऊँगा, तो आप खुद भी वो परसू कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक हमारा बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो है लोगों को लीगल अवेयरेंस नहीं है, वो कानूनी नहीं है, क्योंकि हर मामले में जो है वकील को हायर करते हैं, लाजमी बात है वो वकील भी अपने प्रोफेशनल जो है वो उनको चार्जेस वो तो लाजमी बात है वो अपने वो तो पे तो लेगा उनसे लेगा, फिर वो डिफरेंट है, वो अपने हर हिसाब से वो अपने वो लेते हैं। जी हमारे साथ एक वकील और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नियाज अली मक्सी सर। नियाज साहब मुझे ये बताएं 22A क्या कहता है जब एक गरीब इंसान थाने जाता है और एप्लीकेशन देता है और उसको जब वहाँ सुनवाई नहीं होती तो वो अदालत से रुजू करता है, अदालत से रुजू करने के बाद एक 22A का आर्डर लेके जाता है, वो 22A क्या कहता है? 22A यही कहता है कि सर एक होता है कागज़नेबल ऑफेंस, एक नॉन कागज़नेबल ऑफेंस। जो कागज़नेबल ऑफेंस है 154 में FIR होती है, नॉन कागज़नेबल ऑफेंस 155 होता है सेक्शन, उसमें वो जो है बयान वगैरह लेता है, पुलिस लेती है, मजिस्ट्रेट को पेश करती है, और 154 में FIR कटाती है। अच्छा ये बताएं कि 22A के ऊपर कोई जैसे 22A लेके चलेगा और किसी की बेगुनाह की FIR कट जाए तो उस पर हमारी अदालत क्या कहती है? अदालत ये कहती है कि तफ्तीशी ऑफिसर है वो उसी कंप्लेंट पर 182 CRPC के तहत कार्रवाई करेगा, जितनी जुर्म होगा उतनी उसको वो लागू होगा। जो कंप्लेंट होगा अगर झूठी करेगा तो 182 में आएगा CRPC में, यानी कि जिसके ऊपर FIR हो रही है उसके ऊपर रिटर्न हो जाएगी दूसरी FIR। जो फरियादी कर रहा है कंप्लेंट झूठी FIR कर रहा है, हाँ कंप्लेंट कर रहा है तो उसके ऊपर 182 की कार्रवाई होगी। हाँ अगर वो कंप्लेंट सही है, गवाह वगैरह सब कुछ मौजूद है, तो IO साहब कोर्ट में चालान करेगा, अदालत जो भी फैसला करे कंसर्न जो ADPP वगैरह होते हैं उनसे साइन करके फॉरवर्ड कराता है होता है। और अगर पुलिस FIR नहीं करती, दरख्वास्त देता है पुलिस को, कागज़नेबल ऑफेंस बनता है, तो
तो इसका दूसरा भी है, जो फरियादी है वो डायरेक्ट कंप्लेन 200 CRPC के तहत अदालत में डायरेक्ट दाखिल करेगा। उसकी कंप्लेंट की बयान रिकॉर्ड होगा और 2 गवाह देगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट अगर चाहेगा कि कागजेबल ऑफेंस बनता है तो उसको FIR में कन्वर्ट करते 203 में वारंट निकालेगा मुजरिमों के। मुझे ये बताइए कि आजकल जिस तरह चोरी, डकैती, स्नैचिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर जो है आवाम को क्या मैसेज देंगे कि जब उनका थानों से जो है मसला हल नहीं होगा तो उस पर आप फिर क्या कहना चाहेंगे कि वो जो परेशान हो जाते हैं, जो एक तो मोबाइल से महरूम हो जाते हैं, अपनी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं और फिर उनकी सुनवाई भी नहीं होती, उस पर क्या करना चाहिए आवाम को? ये प्रोसीजर है माइला, ये तो पुलिस के पास जाना है। हम खुद मशवरा देते हैं कि पुलिस के पास पहले जाओ। अदालत भी ये बोलती है आप पुलिस के पास पहले जाओ, दरख्वास्त दो, वहाँ कुछ क्षमाई होती है पुलिस के पास, ठीक है, फिर अदालत में आना होता है सर। पुलिस पहले है कानून के मुताबिक, एज पर ला। हाँ, पहले पुलिस के पास जाए, उसके बाद अदालत। हाँ, अदालत है सर। अगर पुलिस नहीं सुने तो फिर अदालत में आना पड़ता है सर। कानून यही कहता है। हम खुद मशवरा देते हैं क्लाइंट्स को, भाई पुलिस के पास जाओ, दरख्वास्त दो, वहाँ बयान रिकॉर्ड नहीं करते आपका तो आप फिर अदालत में आओ। और कानून भी यही कहता है सर, यही कानून कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा, बहुत प्यारी बात की कि पहले पुलिस के पास जाएं, अगर पुलिस नहीं सुनती तो उसके बाद अदालत से रुजू करें और रुजू करने के बाद जो है 22A का मकसद जो अब तक हम समझ पाएँ अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए कि 22A है क्या। 22A जब ले ली जाती है तो उसके बाद जो है वो अदालत ड्यूटी अफसर को, जो इलाकाई थाना होता है, जो नोटिस दिया जाता है, उसको पाबंद करती है कि आप इसकी वेरिफिकेशन करें, 154 का बयान लें दोनों पार्टियों का, और अगर FIR बनती है तो FIR करें और अगर नहीं बनती तो उसका जवाब अदालत में जमा कराएं। मज़ीद हम किसी वकील से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी, हमारे साथ एक वकील और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम जावेद राजपूत एडवोकेट। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक गरीब इंसान जब थाने जाता है और उसको सुनवाई नहीं होती तो फिर वो अदालत से रुजू करता है, अदालत में आके आसानी वो 22A ले लेता है, 22A लेके FIR करवा देता है। हमारी 22A क्या कहती है? जिसके लिए FIR करवा रहे हैं तो वो क्या FIR वाकई में जायज़, सच्ची हो रही है या झूठी हो रही है? 22A का मकसद क्या होता है? देखिए, 22A का मकसद ये होता है कि एक आदमी की जब थाने में दादरसी नहीं हो रही है तो उसको एक अदालत का रास्ता दिया गया है। फिर अदालत ये देखती है कि वाकई केस बनता है या नहीं बनता। अगर केस बनता है तो अदालत डायरेक्शन देती है। ऐसे ही 22A का ऑर्डर नहीं मिल जाता। अदालत बाकायदा उस केस का मुआयना करती है, पुलिस से रिपोर्ट कॉल करती है, रिपोर्ट की और उसकी अपना जो उसका बयान होता है अपना मुद्दई का, उसकी नज़र में फिर 22A का ऑर्डर किया जाता है। तो मतलब एक सहूलत है कि अगर आदमी थाना नहीं सुन रहा, आपको पता है थाने में पैसे चलते हैं तो वहाँ दूसरी पार्टी पैसे दे देती है, उसका नहीं मामला चल रहा तो वो कोर्ट में आ जाता है, उसकी दादरसी हो जाती है। तो 22A का मतलब ये हुआ कि जिस आदमी के थाने में FIR नहीं हो रही तो वो कोर्ट से आके रुजू करके अपनी 22A करवा सकता है। और 22B पुलिस के खिलाफ एक्शन होता है। अगर पुलिस का कोई ऑफिसर आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, अपनी ड्यूटी को मिसयूज़ कर रहा है तो 22B हो जाता है। आवाम के हाथ में ये इख्तियार है कि वो पुलिस के खिलाफ ये FIR भी, पुलिस के खिलाफ भी FIR, पुलिस के खिलाफ भी जा सकती है। सेशन जज को ये अख्तियार है कि वो पुलिस के खिलाफ भी खुद भी कोई एक्शन ले सकता है और उसके सीनियर ऑफिशियल्स को भी कह सकता है कि इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, हमारे साथ एक वकील और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अनीस नुडारी है। मेरी अभी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में एनरोलमेंट होने वाली है। फिटनेस सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई किया चीफ जस्टिस के साहब के पास एनरोलमेंट कमेटी में। देखिए, बेसिकली पहले तो ये होता था 22A 22B जो होती थी वो डायरेक्टली अगर कोई भी अग्रीड पर्सन होता था तो सीधा अदालत में आ जाता था, हम उसकी फाइल कर देते थे। लेकिन जस्टिस खोसा साहब जब थे तो उसने एक प्रोविज़न बनाया कि भाई कंप्लेंट सेल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक SSP कंप्लेंट सेल बैठा होगा। सबसे पहले आप उसको अप्रोच करोगे, एप्लीकेशन दोगे, वहाँ उसके लिए 7 दिन टाइम है। अगर वो नहीं करता आपकी तो उसके बाद जस्टिस ऑफ पीस जो डिस्ट्रिक्ट जो सेशन जज है उसके पास आप अप्रोच करते हैं। तो ये मैंडेटरी है उसकी वहाँ पर एप्लीकेशन देना। डीजे होता है वो रिपोर्ट कॉल करता है थाने से, लेकिन कानून में सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी लॉ साइटेशन है, वो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट कॉल करे। जस्टिस ऑफ पीस को ये पावर है कि अगर सफिशिएंट मटेरियल एप्लीकेशन में देखता है तो बगैर रिपोर्ट कॉल किए हुए फ़ौरन डायरेक्शन दे सकता है FIR दाखिल करने के लिए।
ठीक है ना। बाकी कंक्लूजन देखता है कि इसका 22A का जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो नॉन बेलेबल हो, यानी ठीक है ना। अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो ये डायरेक्शन दे देता है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है उसमें तो 155 की उसको डायरेक्शन दे देता है कि भाई इसकी NC जिसकी कहते हैं हम, कि उसकी एंट्री रख के 2 रजिस्टर होते हैं, एक 154 CRPC का होता है, एक 155 CRPC का होता है जो थाने पे होते हैं। अगर FIR की डायरेक्शन देगा तो 154 CRPC का जो रजिस्टर है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके FIR काटेगा। अगर नहीं बनता उसका, अगर नॉन काग बनता है तो 155 की जो रजिस्टर होता है उस पर उसकी एंट्री करके उसको कीप करके रख देगा। तो ये एक प्रोसीजर है, मतलब है कि आवाम को कोई मैसेज देंगे जब आवाम की सुनवाई नहीं होती तो आवाम को क्या करना चाहिए, ताकि आवाम को ये समझ में आए कि अदालतों से जो वकील हैं उनकी तरफ से एक मैसेज है कि उनको फौरी रब्ता किस तरीके से करना चाहिए, प्रोसेस क्या होता है, किस तरह उनको इंसाफ मिलेगा। देखिए, आवाम के लिए ये है कि सबसे पहले तो आवाम को पुलिस का जो हमारा कल्चर है यहाँ ख़ास तौर पर सिंध में या पाकिस्तान में, पुलिस तो बगैर पैसों के किसी की भी FIR काटती ही नहीं है। अव्वल तो अगर डकैती की आप ले जाएं तो बोलोगे जी मेरे लिए तो मुसीबत बन जाएगी, SSP मुझसे रिपोर्ट कॉल करेगा कि तुम्हारे इलाके में इतनी डकैतियाँ हो रही हैं, इतने सिग्नेचर हो रही हैं, मर्डर का तो वो काटते हैं, यानी छोटी चीज़ों का वो नहीं काटते। तो आवाम के लिए ये है कि जो कानूनी लायर्स होते हैं यहाँ अदालतों में या दफ्तर वगैरह है उनके पास अप्रोच करें तो वो इंशाल्लाह उनको बेहतरीन गाइडलाइन दे देंगे। और अदालतें बैठी हैं आपके लिए, जस्टिस ऑफिस का काम यही है, पुलिस का कोई ज़रूरी नहीं है आपके FIR काटे, अदालत बैठी है, डायरेक्शन दे देगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, सच झूठ जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा। अवाम लायर्स को जो है ना अप्रोच करें, अवाम के लिए यही है। जी नाज़रीन, बहुत प्यारी बात की कि जब वकील जो है थाने से जब उनको इंसाफ ना मिलता है तो वो वकीलों से और अदालत से रुजू करें, इंशाल्लाह उस पर भी कानून बना हुआ है और कानून के दायरे में रह के उस पर अमल कराया जाएगा। मज़ीद किसी वकील से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, एक तो आपका शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। असल जो आज का हमारा टॉपिक है 22A और 22B का, तो देखें जहाँ ये आवाम की सहूलत के लिए कोर्टों ने ये दरवाजे खोले हुए हैं, ये एक चीज़ रखी है कि थाने में अगर आपकी सुनवाई ना हो तो आप अपनी FIR के ऑर्डर्स के लिए कोर्टों में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ये अथॉरिटी है कि वो जस्टिस ऑफ पीस की हैसियत से 22A और 22B पे आपको थाने को वो जो है पाबंद करता है कि 154 का बयान लिया जाए। लेकिन यहाँ ये बात देखने में आई है कि पुलिस इंक्वायरी ना होने की वजह से और सही तरह से उस वाक़े का मामला ना होने की वजह से झूठे ऑर्डर्स भी लेके चले जाते हैं, जिससे कोर्टों की भी साथ बदनामी होती है और खामखा लोगों के खिलाफ झूठे केस भी बन जाते हैं। तो मैं अपनी इस आपके इस चैनल की वसासत से ये कहना चाहता हूँ कि जब पुलिस को कोर्ट नोटिस करती है तो पुलिस का काम है कि उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और वेरिफिकेशन होगी, और जो सामने वाली पार्टी है उसको ना सिर्फ नोटिस किया जाए बल्कि उसका वर्जन लिया जाए, ताकि दोनों पार्टियों का वर्जन सामने है और फिर कोर्ट डिसाइड करे। तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा आवाम के लिए भी। और ये जो सहूलत हासिल हुई है ये पहले हाई कोर्ट के पास थी, हाई कोर्ट ने नीचे जो कोर्टों को अथोराइज़ किया है, जस्टिस ऑफ पीस की हैसियत से अथोराइजेशन दी है, उसका आवाम को फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो। जी। और 22B क्या कहती है? 22B जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हर पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो यकीन दहानी करानी है। आइन पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को हक देता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिले। 22B बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो 22B जब कोर्ट में हम फाइल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है, उसका मकसद FIR कराना नहीं होता, उसका मकसद हैरेसमेंट रोकना होता है। अगर कोई बंदा आपको हरासा कर रहा है, कोई इदारा आपको हरासा कर रहा है, कोई लोग आपको हरासा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ थाने को डायरेक्शन दी जाती है कि इस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इसके जान और माल की हिफाजत की जाए। अच्छा, एक और सवाल था जो मेरे जहन में आया। अक्सर हम आजकल देखते हैं कि जो चैनल हैं, जितने मीडिया चैनल हैं, उनके अलावा जो लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए उस पर किरदार कशी कर रहे होते हैं एक दूसरे की, उस पर हमारा कानून क्या कह रहा है? देखें, ये इंटरनेट के जितने भी मामलात हैं वो साइबर क्राइम में आते हैं। वो इस नॉर्मल जो हमारा जो थाना कचहरी का जो एक क्रिमिनल सिस्टम है उससे हट के एक साइबर क्राइम का एक हमारा सिस्टम बना हुआ है। ये टोटल इंटरनेट का जितना भी क्राइम होगा, जो चीज़ नेट से कनेक्टेड होगी, नेट पे कोई जुर्म होगा, किसी की किरदार कशी होगी, किसी कोई मामला होगा, वो साइबर क्राइम में आएगा। और साइबर क्राइम का इदारा इसको बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ एंटरटेन करता है बल्कि काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो हम एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि वो हुए हैं और लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। अच्छा, जो लोग परेशान होते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग इस जैसे 22A का हमारा एक टॉपिक था, उस सिलसिले में जो परेशान होते हैं, हमारा मैसेज यही है
कि एक तो आप लोग खुद भी कोशिश करें, माशरे में जब अच्छे लोग होंगे तो अच्छा माशरा बनेगा। मेरा उन सब के लिए ये पैगाम है कि 22A और 22B की जो सहूलत आपको कोर्टों ने दी हुए, कानून ने जो आपका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया हुआ है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा कानून भी बदनाम होता है, वकला के साथ साथ अदालती सिस्टम भी सवालिया निशान उसमें भी पैदा हो जाता है। इनसे भी जानते हैं कि 22A और 22B क्या कहता है। लियाकत कबूल साहब क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए 22A 22B मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पुलिस का महकमा ऐसा है कि लोगों के साथ जब नाजायज़ होता है तो लोगों के पास रास्ता नहीं होता। पहले जब पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो हम उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करते थे सिंध हाई कोर्ट के अंदर। बाद में फिर जो है ये इख्तियार जो है ना 22 से 22B का डिस्ट्रिक्ट जज को दिया गया, और 22 से 22B का मैं समझता हूँ ये वाहिद रास्ता है लोगों को जो है वो इंसाफ हासिल करने के लिए। क्योंकि आप देखें जब 22 से 22B को बंद कर दिया गया था, लोगों के जो जायज़ जो है ना वो मुकदमात थे वो भी दर्ज नहीं हो रहे थे। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ जो है ना इसका मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है। तो जब इस 22 से 22B को जो है ना ख़त्म किया गया तो उसके बाद आपने देखा कि हम वकला ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस बिल्कुल फिरौन बनी हुई थी, उनसे कोई पूछने वाला नहीं था, लोगों को उठा रहे थे, अप्लीकेशन लेते थे, मर्ज़ी से उनका दिल करता था FIR करते थे, दिल करता तो नहीं करते थे। अगर वो FIR करते थे तो उसके लिए पैसे लेते थे। तो उस सूरत में फिर जब ये 22 से 22B का जब दोबारा मसला इशू हुआ, उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है डायरेक्शन दी कि 22 से 22B जब दाखिल होगी उसमें एक SSP कंप्लेंट सेल को जो है मुकर्रर किया गया कि SHO को अप्लीकेशन दी जाएगी, फिर SSP कंप्लेंट सेल को भी दी जाएगी, फिर SSP कंप्लेंट अलग इंक्वायरी करेगा, SHO अलग इंक्वायरी करेगा, ताकि किसी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो। इसके अलावा जो है जो प्रपोज एक्यूज थे उनको भी सुनने का जो है ना वो उसमें है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई 22 या 22B आती है, उसमें फिर यह है कि प्रपोज एक्यूज को भी बुलाया जाए, उसको भी सुना जाए, उसका मौक़िफ़ सुना जाए, और उसके बाद फैसला किया जाए कि अगर वो जो एग्रीव पर्सन है, जो अप्लीकेंट है, अगर उसके साथ वाकई में ज़्यादती हुई है तो उसका FIR दर्ज की जाए। लेकिन पहले ये होता था कि इसका गलत इस्तेमाल होता था, एक शख्स को पता नहीं होता था, उसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई, उसने आर्डर लिया, FIR करवाई, बंदा घर में सो रहा है, उसको उठा के बंद कर दिया। अब कम से कम जो है ना वो चीज़ रुक गई है। अब अगर कोई पिटीशन दाखिल होती है तो मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं हमारी वो भी प्रपोज एक्यूज़ को नोटिस करती हैं, उसको बुलाती हैं, और साथ साथ पुलिस को भी हुक्म देती हैं कि आप इस मामले की छानबीन करें। छानबीन करने के बाद जिनके ऊपर एलिगेशन है उनकी भी छानबीन करें, उसके बाद आप अदालत को जो है रिपोर्ट दें। अब अगर अदालत समझती है कि इसके अंदर कागनिजेबल ऑफेंस बनता है तो कोर्ट डायरेक्शन देती है, मीनवाइल वो 22 से 22B डिसमिस कर दी जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो लैंड माफिया हैं, जो ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, जो बिलावजह लोगों लिटिगेंट्स हैं जो है लोगों को जो है ना परेशान करते हैं, छोटे छोटे मामला अपने अदालतों में ले आते हैं, उसको बाकायदा हम देख रहे हैं कि अदालतें डिस्करेज करती हैं, उन पिटीशन को डिसमिस किया जाता है। जहाँ पे अदालत समझती है पुलिस की रिपोर्ट को देखते हुए, प्रपोज एक्यूज़ को सुनते हुए और एप्लीकेंट को सुनते हुए, जहाँ समझती है कि यहाँ पे किसी शख्स के साथ ज़्यादती हुई है, तो कोर्ट ना सिर्फ उसकी डायरेक्शन देती है बल्कि उसकी FIR भी दर्ज करवाती है, और अगर SHO नहीं करता तो उसको कंटेम्प्ट का नोटिस भी जारी करती है। देखें कोर्ट कभी भी FIR का आर्डर नहीं करती है। उन्होंने पहली बात तो यह है कि अगर इदारे हमारा सही काम करें, पुलिस हमारा सही काम करे, तो लोगों को 22 से 22B के लिए आना ही नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब SHO आपकी बात नहीं सुनता है, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी बात नहीं सुनता है, तो मजबूरन फिर आपको जो है 22 से 22B में आना पड़ता है। देखें कोई शख्स अगर 22 से 22B फाइल करता है, उसको एक वकील हायर करना पड़ता है, उसको एक अपनी वकील की फ़ीस देनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो कोर्ट नोटिस करती है, बुलाती है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर यही काम पुलिस वाले अपना ईमानदारी से कर दें तो मेरे ख्याल में अदालतों से बर्डन भी कम होगा और लोगों के जो जायज़ मुकदमात हैं वो दर्ज होंगे जो ना। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि जहाँ पे 22 के जो है ना बहुत सारे फ़वायद हैं, वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो उस सूरत में जो है अब अदालतें बाकायदा जो भी डायरेक्शन इशू करती हैं वो देखभाल करती हैं। कोर्ट ये नहीं कहती कि आप FIR दर्ज करें, कोर्ट ये कहती है कि आप उसका बयान रिकॉर्ड करें, अगर काबिल दस्तंदाजी जुर्म बनता है तो आप उसकी FIR दर्ज करें। मीनवाइल पुलिस के पास ये इख्तियार है, SHO के पास कि वो 155 की रिपोर्ट दे दे कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास कि इस एप्लीकेंट का आपने बयान लिया, इसके बयान से जो है ना कोई कागनिजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, लिहाजा जो है ना इसकी ये रिपोर्ट है, जो मुअज़्ज़ज़ अदालत जो इलाका मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा उसके बाद जो है वो फैसला करेगा, पुलिस उसकी पाबंद है जो है। अब कम से कम यह है कि पुलिस के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई गलत FIR कटवाता है तो 155 में उसको ख़त्म कर सकते हैं। आपने बड़ी तफसील से और बड़ी पुरसुकून तरीके से बात की। आखिरी आपसे ये सवाल है कि आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आवाम के लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि आप नाजायज़ किसी के साथ नहीं करें, आप बिला वजह लोगों के ऊपर केसेस नहीं करें, झूठे केसेस नहीं बनाएं, किसी लिटिगेशन के अंदर नहीं लेके आएँ। देखिए ये एक बहुत बड़ा जो है ना, एक आप किसी शख्स के खिलाफ
अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं तो एक पूरा सिस्टम जो है हरकत में आ जाता है। आपने SHO को एप्लीकेशन दी, SSP को एप्लीकेशन दी, उसके बाद जो है वो एक इंक्वायरी SHO के पास जाती है, वो मार्क होती है, इसी तरह SSP मार्क करता है, उसकी फिर एक पूरा निज़ाम हरकत में आ जाता है। फिर आप वकील के पास जाते हैं, उसकी पिटीशन फाइल करते हैं, जजेज उसके ऊपर नोटिस करते हैं, तो एक सिस्टम जो है। और उसके बाद आप कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी वक्त बर्बाद करते हैं, और जिनके ऊपर जो है आप एलिगेशन लगा रहे हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बनता है और आपके लिए भी बनता है, और आपको हासिल कुछ नहीं होता। तो बेहतर यह है कि आप जो है जो झूठे केसेस हैं उससे इज्तनाब करें और इनसे अवॉइड करें। आपके जो छोटे छोटे मसले हैं जो घरों में बैठ के हल हो सकते हैं, जो दोस्तों के ज़रिए हल हो सकते हैं, जो आपके वेल विशर हैं, एल्डर हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, आप उनके ज़रिए बैठ के जो है उनको हल करने की कोशिश करें, ताकि कोर्टों से आप बचें जो है ना, और ताकि जो है आप जितनी बड़ा कदम उठाएंगे उससे फिर आपके इख्तलाफात भी पैदा होंगे, आपकी दूरियां भी पैदा होंगी, दिल में रंजिशें भी पैदा होंगी, भाईचारगी भी ख़त्म होगी और आपकी दुश्मनियाँ भी बनेंगी। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा आज हम वकीलों के साथ मौजूद हैं और हमारा मौजूद होने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये कि आवाम तक एक रसाई पहुँचे। आवाम जो परेशान होती है थानों में जाती है, थानों में जाने के बाद जो है अपने मसले लेके जाती है, उनके मसले हल नहीं होते, फिर वो अदालतों से रिजू करती है। वकील साहब हमारे साथ इस टाइम लियाकत कबूल साहब मौजूद थे, उन्होंने बहुत प्यारी बात की। उनका कहना ये था कि आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा एहतियात बरते और जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको दरगुजर से काम ले, और ये एक पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाली बात होती है कि एक एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन से फिर वो SHO के पास, SHO से फिर SP, और फिर उसके बाद जब वो सुनवाई नहीं होती तो फिर वो कोर्टों से रुजू करते हैं, और एक पूरा इदारा, पूरा जो एक सिस्टम होता है, सरकारी सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब होता है। और हमारी तरफ से मैं पर्सनली अपनी तरफ से सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि पुलिस हजरात, पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान भी थोड़ा सा इस काम को तवज्जो दें, अदालतों पे ना डालें कि कोई एप्लीकेशन आए और एप्लीकेशन आने के बाद वो मजबूरन एप्लीकेशन को हल नहीं किया जाए और वो 22 से ले ली जाती है, और 22 से लेने के बाद जो है उस पर फिर अदालत से नोटिस करवाया जाता है। मज़ीद हम किसी वकील से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी हमारे साथ एक वकील और मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद इसरार है और यहाँ पे 8-9 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके हवाले से जो है आपको मैं अपने लॉ के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से, अपने नुक्ता नज़र के हिसाब से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है 22 से 22B है क्या चीज़। 22 से 22B एक प्रोटेक्शन है, और वो प्रोटेक्शन हमें किस बुनियाद पे मिलता है, उसके लिए हम किस फोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि 22A जो है, 22A वो है FIR लॉन्च टू ऑर्डर 154, और 22B जो है वो है आपको प्रोटेक्शन इज लीगल प्रोटेक्शन बाइला। ये 2 चीज़ें है उसके अंदर। अब वो आपको मिलता कैसे हैं, उसके लिए सबसे पहले जो है कुछ पीछे चले जाए, 2 साल पहले चले जाए, 3 साल, तो 22 से 22B को जो है बाकायदा यहाँ से मूव कर दिया था SP SSP के थ्रू, कि आप जाए और डायरेक्ट SP SSP को जो है आप अपना एप्लीकेशन दें, और उसी एप्लीकेशन पे बाकायदा उसके लिए कानून पास हुआ था, और उस कानून के तहत जो है उसको जो है मूव कर दिया था यहाँ पे अदालतों से। क्योंकि अदालतों में जब आप 22 से लेकर आते हैं तो आपको बाकायदा यहाँ से प्रोटेक्ट मिल जाती है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो आपको ना प्रोटेक्ट दे सकते हैं, ना आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो वहाँ से फिर जो है 2-3 साल बाद दोबारा यहाँ पे कोर्ट के थ्रू जो है दोबारा अलाउ हो गई थी, और अलाउ होने के बाद जो है उनके लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया है। वो तरीक़ाकार ये था कि उनके लिए सबसे पहले जो है आपने SP तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को आपने बाकायदा एक एप्लीकेशन मूव करनी है। वो एप्लीकेशन बाय हैंड मूव करें या आप TCS या AD के ज़रिए मूव करें। 24 घंटे बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आप अपना एप्लीकेशन मूव करें, उनको एप्लीकेशन दे 22 से 22B के लिए। 22A के लिए जो आपका एक चीज़ होता है, एक आपके पास एक एथेंटिक लॉ होती है कि आप इस चीज़ को जो है आपको अप्रूवल मिलनी चाहिए या नहीं। अब जस्टिस ऑफ पीस है, 22A असल में है जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस के सब सेक्शन 6 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी मुअज़्ज़ज़ अदालत में जब आपके पास ऐसा एक एप्लीकेशन मूव हो जाए तो
तो वो अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत उस चीज़ के लिए पाबंद है कि वो उसी पर ऑर्डर करे, उसी पर ऑर्डर पास करके वो बाकायदा जो है SHO थ्रू SSP उसको जो है बाकायदा पास करे कि इनको कंप्लाइंस करे, और उनका जो है जो कंप्लेनेंट होता है उनका बाकायदा जो है आप रिकॉर्ड कर ले 154। अगर FIR बनती है थ्रू इन्वेस्टिगेशन तो उसकी जो है FIR को आप जो है आगे प्रोसीड करके उनको कोर्ट में जो है कंप्लाइंस कराएं। अगर नहीं बनती है तो यहाँ से आपको मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है आपको एक ऑर्डर दे देती है, लीगल प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो 22B कहलाती है। वो 22B आपकी लीगल प्रोटेक्शन ये है कि आपके किसी के साथ आपका तनाज़ा चल रहा है तो आप उस तनाज़े के लिए जो है आप उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो थ्रेट होता है तो आप जाते हैं अदालत में और उसी के लिए आप प्रोटेक्शन एप्लीकेशन लगाते हैं, और वही प्रोटेक्शन एप्लीकेशन जो है वो 22B होती है। वही 22B जो है वो आपको कोर्ट से ये अलाउ हो जाता है। 22A अलाउ होने में देर लगती है, लेकिन 22B जो है वो आपको बाकायदा जो है अलाउ हो जाती है और आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। जी नाज़रीन, आपने देखा आज हम सिटी कोर्ट में मौजूद 22A और 22B के बारे में बात की, सुकून से बात की, बिल्कुल इत्मीनान से बात की, इसलिए बात की कि आवाम तक ये मैसेज पहुँचे कि 22A 22B है क्या, और हमारे जो लोग हैं उनको जब इंसाफ नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं। हमने अपने वकील बिरादरी से भी पूछा, वकील भाइयों से भी पूछा, और पूछने का सिर्फ मकसद इतना है कि हम आवाम तक अवेयरनेस पहुँचाएँ, इस बात की अवेयरनेस पहुँचाएँ कि उनको इंसाफ किस तरह मिलेगा। उनको जब उनका कोई पुलिस स्टेशन जब उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो वो अदालत किस तरह आ सकते हैं और अपना काम किस तरह बआसानी करवा सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।